आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अभी के टाइम पे 11:15 बजे अराउंड 0.28% के आसपास ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपके पोर्टफोलियोज होंगे वो 1%, 2%, 3% के आसपास ग्रीन में होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग भागने वाले स्टॉक्स पे नहीं, जो स्टॉक्स इस भागते हुए मार्केट में भी अभी गिरावट में है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर आगे किसी आने वाली वीडियो में हम लोग उन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत बॉटम में है और आज बहुत ज्यादा भागे हैं। तो इस वीडियो में गिरावट वाले स्टॉक्स। तो कुछ कंपनीज आप जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, कुछ फेमस है, कुछ नॉट सो वेरी फेमस है। तो नॉलेज के लिए आप ये सारे नाम देख सकते हैं, इनके लेवल्स वगैरह जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ या करने वाला हूँ वो सब आप देख सकते हैं। पहला नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी के टाइम तक ये 1.74% नेगेटिव में है। मार्केट कैप कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से नीचे चल रहा है। थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी देती है, आरओसी आरओई अच्छा है, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है, प्रोमोटर्स 50% से ज्यादा होल्ड करके बैठे हैं और जो भी ये ना के बराबर डेट इनके पर है ये भी जो कंपनी है वो कम कर रही है। तो बेसिक फंडामेंटल सब देखने में अच्छे लगे हैं अभी तक। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाई देगी कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। लिया कहां से है? डीआईआई से। ओ आई एम सॉरी, डीआईआई से नहीं, पब्लिक से। यहाँ पे पब्लिक से डीआईआई ने भी लिया है और प्रमोटर ने भी लिया है। तो बहुत ही अच्छी मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव चीज है। फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्टेक जो थे इनके प्रमोटर के कम हुए थे, लेकिन अभी जो लास्ट डेटा हमारे पास आया Q3 के टाइम पे, वहां पे पब्लिक से प्रमोटर ने और डीआईआई ने दोनों ने ही स्टेक्स खींचे हैं। इवन एफआईआई ने भी स्टेक्स खींचे हैं 2% के आसपास। तो पूरी तरह से ये पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव बोलना चाहूंगा। इसके अलावा अगर सीएजीआर वगैरह चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। प्रॉफिट्स जस्ट ओके एवरेज काइंड ऑफ। सेल्स भी जो है अच्छा दिखाई देगा, बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं है लेकिन अच्छा है। और लास्ट क्वार्टर का भी जो डेटा आया है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अगर मैक्सिमम टाइम का इसका चार्ट देखेंगे, प्राइस चार्ट, तो आपको कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही तोड़ू फोड़ू ब्रेकआउट टाइप का दिखेगा। यहाँ अभी के टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन इसमें हुआ है। अगर इसे 5 साल वाले चार्ट में देखें तो ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा। ये आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दिया है। अब ये यहाँ से और नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है और ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। एक बार इसका पीई रेशियो चेक कर लेते हैं। तो पीई रेशियो हमको बोल रहा है कि मीडियन से काफ़ी ऊपर इसका पीई अभी चल रहा है। ईपीएस में कोई खास परेशानी नहीं है। यहाँ पे भी ईपीएस ऊपर था, फिर थोड़ा सा फॉल आया। यहाँ पे ईपीएस वापस लास्ट जो 3 पहाड़ आपको दिखेंगे वो ऊपर जाते हुए हैं, लेकिन मीडियन से अभी इसका पीई ऊपर चल रहा है। तो अगर मैं होता तो मैं इसमें अभी के टाइम पे खरीदारी तो नहीं करता, थोड़ा वेट करता। और ऐसे भी मार्केट जो है गिरता हुआ था, अभी रिकवरी हुई है निफ्टी में या नहीं हुई है वो अभी कंफर्म नहीं है, कुछ टाइम लगेगा उस कंफर्मेशन में। तो उससे पहले मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा इसमें। दोबारा डिस्कशन इसे कर सकते हैं अगर बाई चांस 1160 के ये नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो। आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख के बता देना कि 1160 हो चुका है और मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बना दूंगा। बट अगर ये 1160 की तरफ न जाके यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है तो मेरे प्रॉफिट बुकिंग लेवल फॉर दिस ईयर 2025 विल बी अराउंड 2600 रुपीज। अगली कंपनी फेमस है, काफी सारे लोग जो इस चैनल से जुड़े थे वो इस स्टॉक की वजह से ही जुड़े थे, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। जब हमने इसे डिस्कस किया था तब ये अराउंड 200 या 250 के आसपास चल रहा था और फिर हमने इसमें 1750 के ऊपर के भी लेवल्स देखे। राइट नाउ कितने पे चल रहा है? 923 पे चल रहा है। तो स्टॉक काफी अच्छा है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं। स्टॉक का पीई अभी भी अपने जो है इंडस्ट्री पीई से ऊपर चल रहा है। तो स्टॉक जब बहुत अच्छे होते हैं तो पीई के नीचे, इंडस्ट्री पीई के नीचे बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो मार्केट में अभी वही कॉमन सी मुश्किल है जो कि सारे ही स्टॉक्स को नीचे लेके गई है। अभी आज मार्केट बहुत अच्छा दिखाई दिया है, खासतौर के मेटल के स्टॉक्स के लिए। आईटी के स्टॉक्स में अभी फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे ही रहा है, इसलिए हमारे शुरू के जो 2 स्टॉक्स हैं वो दोनों आईटी के ही रिलेटेड है। तो न्यूजेन भी वन ऑफ दैट स्टॉक की लिस्ट में आता है। अब आगे इसमें चेक करेंगे तो डिविडेंड जो है कंपनी देती है। आरओसी आपको अच्छा दिखाई देगा, फेस वैल्यू 10 है। तो हो सकता है ये कभी जो प्राइस है आपको बोनस के तौर पे या किसी और तरीके से कम किया हुआ जाता दिखाई दे। डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगेन सेम सिग्निटी के जैसे ही 50% से ऊपर है। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर ने कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक कम किए हैं, लेकिन एफआईआई ने अपना स्टेक जो है बहुत हैवीली बढ़ाया है। डीआईआई ने
अपना स्टेक मेंटेन किया है। कुछ पॉइंट्स में कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग कहाँ देखेंगे, यहाँ पे पब्लिक ने क्या किया है, पब्लिक ने कम किया है। जब पब्लिक ने कम किया है तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेटिव कुछ भी अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया इस स्टॉक में। CAGR प्रॉफिट सेल्स की क्या ही बात करें, बहुत अच्छा था ये, तभी हमने इसे बहुत पहले डिस्कस किया था। अब देखिए मैक्सिमम टाइम का इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कंपनी बहुत अच्छी है। बीच बीच में करेक्शंस आते रहते हैं, वैसा ही एक करेक्शन का टाइम अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, कंपनी ऊपर ही जा रही है। तो इसी तरह की कंपनीज में हमें बॉटम्स में एंट्री करनी चाहिए। पी रेशियो अगर चेक करेंगे तो अभी इसका ईपीएस तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। ये पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका पीई जो है अभी भी मीडियन से ऊपर है। तो जैसे ये पहले मौके थे मीडियन के नीचे एंट्री करने के, इसी तरह का अगर एक मौका यहाँ पे नीचे एंट्री करने का बनता है तो मेरे लिए प्रेफर्ड होगा। आपका स्टाइल कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली अगर इसमें एवरेज आउट करना चाहूंगा तो 700 रुपए के नीचे ही करना चाहूंगा, एटलीस्ट 710 के नीचे। तो जब ये 700 या 710 टच कर जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो और दोबारा मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर लूंगा। अगला स्टॉक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पुराना स्टॉक है, एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड। इसका प्राइस आपको शायद आपके चार्ट में कुछ डिफरेंट दिखाई दे सकता है। इसमें BSE के चार्ट में और NSE के चार्ट में दोनों में ही प्राइस डिफरेंस दिखाई देते हैं। ऐसा कई सारे स्टॉक्स में होता है, तो ये नॉर्मल है, लेकिन बेसिक हम लोग ये चेक करेंगे कि इसमें एंट्री के चांसेस हैं या नहीं। स्टॉक आज भी ये गिरा हुआ है, ऑब्वियसली गिरे हुए स्टॉक से हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्केट कैप देख सकते हैं अच्छा खासा है। और इससे पहले जिसको नहीं पता, एक्सो नोबल पेंट वगैरह की इंडस्ट्री में काम करती है, पेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह इनके होते हैं, ठीक है। तो इनके वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली क्या करते हैं। स्टॉक का पीई आप चेक करेंगे तो स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही है, बिल्कुल आसपास ही चल रहा है। डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम होल्डिंग जितनी हो सकती है मैक्सिमम वो होल्ड करके चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है, तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है फंडामेंटली, ठीक है। जो कमजोर चीज है वो ये कि इसके CAGR बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। 10 साल 5 साल के आप चेक करोगे तो 3 साल का और 1 साल का अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज दिखाई दे रहे हैं, सेल्स ग्रोथ कोई खास बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, तो इससे हमको क्या होता है, जब हम लोग एंट्री के लेवल्स ढूंढते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ये मैं एक जस्ट रैंडमली लाइन बना रहा हूँ। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पे एंट्री करनी है, या तीनों ही जगह पे एंट्री करनी है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कंपनी के CAGR कितने हैं, कितना ज्यादा हैवी रिटर्न्स कंपनी देती है। ओके, अगर कम रिटर्न देती है, म्यूचुअल फंड टाइप की कंपनी है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कई बार, डाबर हो गया, कोलगेट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो इस तरह की कंपनीज बहुत ही स्लो रिटर्न्स देती हैं। तो जब स्लो रिटर्न्स देती हैं तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस आपका क्या बोलता है, यहाँ एंट्री करनी चाहिए, यहाँ एंट्री करनी चाहिए, या यहाँ एंट्री करनी चाहिए। ऑब्वियसली नीचे के जो लेवल्स हैं वहां पे ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा एंट्री करना, ताकि हमको रिटर्न्स जो है कंपेयर टू दूसरे इन्वेस्टर्स मैक्सिमम मिले, राइट। तो इसी वजह से मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ये आपको सेल्स प्रॉफिट वगैरह सब कुछ दिखा दिया। ओके, बाकी डिसीजन तो ऑब्वियसली आपका ही है। अब यहाँ पे प्रमोटर्स कुछ भी यहाँ पे छोड़ना नहीं चाह रहे, सीधा जाएंगे पब्लिक में, देखेंगे पब्लिक ने क्या किया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में ही सही, लेकिन कुछ स्टेक्स कम हुए, तो ऑब्वियसली गए हैं किसके पास, इन्हीं तीनों में से किसी के पास, राइट। तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ है ये। ओके, न्यूट्रल ज्यादा बोलेंगे। और अगर इसके प्राइस चार्ट को हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ये हमेशा ऊपर जाने वाला स्टॉक है, तो म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ स्टॉक है ये। अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो इस तरह के स्टॉक्स भी ले सकते हैं। तो बीच बीच में क्या होगा, इसमें अगर डिविडेंड्स आएंगे, ओके, जैसे ये डिविडेंड्स आपको देखिए, डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है ये कंपनी ऑब्वियसली। तो जो ग्रोथ स्टॉक नहीं होते, आई मीन जिसमें बहुत हैवी पैसा नहीं बनता, उसमें ज़्यादातर चांसेस आपको दिखेंगे कि डिविडेंड ज़्यादा दे रही होगी कंपनी। तो ये डिविडेंड ज़्यादा देती है कंपनी, ओके। तो आपका पैसा बढ़ाएगी, धीरे धीरे बढ़ाएगी, लेकिन आपको डिविडेंड देती रहेगी। अब डिविडेंड कब कितना मिलता है वो आप आके अगर बैलेंस शीट में कॉर्पोरेट एक्शन में जाओगे तो यहाँ पे डिविडेंड में आपको दिख जाएगा कि कब कब इन्होंने डिविडेंड और कितना कितना दिया है, ओके, ये आप चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे एक बार पीई रेशियो देख लेते हैं। तो पीई रेशियो हमको क्या दिखा रहा है कि ईपीएस ठीक ठाक है, अच्छा बढ़ रहा है, और मीडियन के आसपास ही इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसका 5 साल का चार्ट और देखते हैं कि इसमें अगर एवरेज आउट करना है या न्यू एंट्री करनी है तो कहाँ पे अच्छी रहेगी। देखिए मेरे हिसाब से जो इसमें अगला सपोर्ट एक बनता है वो 2500 के आसपास बनता है। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। 2500 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, फिर उसके बाद 2000 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, उसके नीचे भी एक सपोर्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे के सपोर्ट्स में बता के आपको पैनिक नहीं करूंगा। क्या पता कई सारे आप लोग इसे होल्ड करके चल रहे हो, तो मैं बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर इसे नीचे गिरना है तो पहला सपोर्ट यहाँ पे दिखेगा, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखेगा, तो बाकी डिसीजन आपका है कि आपको कहाँ पे इसमें एंट्री या एवरेजिंग करनी है। मैं होता तो 2000 के नीचे के ही प्लानिंग करता, लेकिन इस तरह के मार्केट में जिसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, मैं फिलहाल म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स को इग्नोर करना चाहूंगा। अगला स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से है। आपको आपके ब्रोकर के ऐप में शायद फिन पाइप करके इसका नाम दिखेगा, वो सब आप फिगर आउट कर लेना। प्राइस आप देखोगे, प्राइस से आप मैच कर सकते हो। 176 रुपीज इसका प्राइस है और थोड़ा बहुत ही आज गिरा हुआ है, ठीक है। अब इसका मार्केट कैप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा कम चल रहा है। आरओसी आरओई जो है वो बहुत कम है। डिविडेंड कंपनी ज़्यादा देती है, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है, 50% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, और फाइनेंशियल्स देखेंगे तो एवरेज से अच्छे हैं। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है, तो डिसेंट अच्छा इसका फंडामेंटल हम लोग बोलेंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ नहीं। एफआईआई में क्या हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट्स में स्टेक बढ़ा है। डीआईआई ने पॉइंट्स में नहीं, कुछ अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है, मतलब पब्लिक से यहाँ पे स्टेक खींचा गया है, तो मेरे लिए ये पॉजिटिव हो जाता है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी पॉजिटिव हो जाए ना, तो स्टॉक में मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता हूँ। लेवल्स डिसाइड करने से पहले यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं लग रहा, सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं लग रहा, सीएजीआर एवरेज या बोल सकते हैं ठीक ठाक है। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। इसका मैक्सिमम टाइम का ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो स्टॉक हमेशा से ऊपर ही गया है, लेकिन हमने जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया, नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी सीख है, याद रखिएगा। हमने जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके सीएजीआर प्रॉफिट सेल्स वगैरह चेक किया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो तो ऊपर के लेवल्स में इसमें पैनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए अभी फिर भी क्या है, अभी 5 साल का अगर इसका चार्ट चेक करेंगे तो मेरे हिसाब से ये अभी जिस लेवल पे है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो अराउंड 115 के पास है, लेकिन वो 115 जाएगा या नहीं जाएगा वो नहीं पता। लेकिन अगर हमारी प्लानिंग एटलीस्ट 2 बार किसी स्टॉक में एवरेज करने की है, या बोल सकते हैं जैसे पहले आज मैंने अगर इसमें एंट्री कर ली और एक बार और मैं इसमें एवरेजिंग कर सकता हूं नीचे, तो इस तरह की अगर किसी की प्लानिंग है ना, तो मेरे हिसाब से ये जो प्रेजेंट लेवल है ये अच्छा लेवल है। और इसके नीचे अगर ये 115 को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है तो एक बार और फाइनल इसमें 2025 के साल में एक एवरेजिंग शायद कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल प्लानिंग है, लेकिन अगेन बोलना चाहूंगा बहुत ज्यादा पैनिक करने वाला स्टॉक नहीं है। इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के स्टॉक क्या है ना, बिल्कुल अचानक से ही आपको ऐसे खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे ही चढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम आपको मिल जाएगा, हो सकता है थोड़े से महंगे पे मिले, या हो सकता है शायद बहुत बड़ी गिरावट देखने के भी मिले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब उसके बाद आपको भी एक गट फीलिंग आई होगी ना, तो उसके हिसाब से जाना। और याद रखना, एक गट फीलिंग में और फोमो में बहुत माइनर सा ही डिफरेंस होता है, तो मेक श्योर पैसा देने से पहले कई बार सोच लेना कि इसमें देना है या इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है। लेकिन एक चीज देखना हम लोग भूल गए, पीई रेशियो। अब ये पीई रेशियो देखने से हमको मालूम चल रहा है कि मीडियन के पास तो इसका पीई है, लेकिन ईपीएस के जो पहाड़ हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको प्रॉफिट्स वगैरह देख के जाना है तो शायद आपको मन ना करे, लेकिन अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के जाएंगे तो शायद ये जो डीआईआई ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, इसकी वजह से हो सकता है आपको लगे कि इसमें कुछ ना कुछ फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तो डिपेंड्स कि आपका थॉट किस तरह से काम करता है। अगर यहाँ पे अभी वेट करना चाहो तो वेट कर सकते हो। अगला जो लेवल मैंने बोला 115 के आसपास, वहाँ पे कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं इसे। अगला स्टॉक हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपने पूछा भी था इसके बारे में कि इसमें क्या किया जाए। देखिए अभी आज के दिन भी ये गिरा हुआ है और ज़्यादा कुछ इसमें फंडामेंटल क्या ही बात करें, सब ठीक ही है। मार्केट कैप देखेंगे अच्छा है, स्टॉक का पी देखेंगे तो इंडस्ट्री पी के पास है, डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है, आरओसी आरओई अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, मैक्सिमम जो प्रोमोटर्स होल्ड करके चल सकते हैं वो होल्ड कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो एवरेज से बेटर है और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक का डेटा हम देखेंगे तो पब्लिक ने क्या किया है, अपना स्टेक कम किया है ऑब्वियसली। तो DIA ने बढ़ाया है, FIA ने बढ़ाया है, मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही होना चाहिए। अब चार्ट में आके इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एक चीज़ जो नेगेटिव दिखेगी वो ये कि लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन से इसमें हो रहे हैं। तो अब ये कितना नीचे जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार PE रेशियो देख लेते हैं। PE रेशियो में हमको क्या दिख रहा है कि मीडियन यहाँ है, उसके नीचे इसका PE है, EPS थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखने लग गया है। तो अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ, जो FIDI ने अपना स्टेक बढ़ाया है उसका रीज़न कुछ ना कुछ अच्छा है, यहाँ पे ये प्राइस जो है ऊपर ही जाएगा। तो आपकी कुछ ना कुछ गट फीलिंग अब बननी शुरू हो गई होगी ऑब्वियसली। उससे पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि स्टॉक का CAGR कैसा था। तो अभी देखिए खराब दिखेगा ऑब्वियसली। 3 साल 1 साल का देखेंगे तो ऑब्वियसली खराब दिखेगा, चार्ट में हमने देख ही लिया किस लिए, है ना। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो एवरेज से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, सेल्स ग्रोथ एवरेज दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हमको डिसाइड करना है कि इसमें क्या किया जाए। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो पहला लेवल तो इसी के आसपास था जहाँ पे ये है, लेकिन ये चीज़ नहीं भूलना कि इसमें लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है, तो एक रिवर्सल का वेट करना चाहो तो आप एक तरीका अपना सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा लोग तो यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए चार्ट वगैरह हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ये बॉलिंजर बैंड से बाहर चला गया है, इसलिए हमको यहाँ पे एक रिकवरी जैसी दिखाई दे रही है। तो ये हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम लोग मंथली कैंडल चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, डेली नहीं है, वीकली नहीं है, मंथली कैंडल देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली कि ये बॉलिंजर बैंड से पिछले महीने बाहर चला गया था, तो अभी ये वापस ऑब्वियसली आएगा। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। जो नए व्यूअर्स होंगे, नए जो इस चैनल में जुड़ रहे हैं, उनको ये शायद बॉलिंजर बैंड का नहीं पता होगा, लेकिन ये इसी तरह से काम करता है। कोई स्टॉक अगर बॉलिंजर बैंड से बहुत ज़्यादा बाहर चला जाए तो वो वापस आता ही आता है। ठीक है, तो वही इसमें चल रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है कंटिन्यूएशन में, ये यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि ये जो बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है बॉलिंजर के अंदर की, इसी में कैंडल्स को घूमते रहना होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसे नीचे की तरफ बाहर आ जाएगा या कभी मान लो ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ अगर बाहर चला जाएगा तो भी वापस आने की कोशिश करेगा। आप यहाँ पे ही देख सकते हो। ठीक है, तो ये हर स्टॉक में कॉमन है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, रिवर्सल अगर आपको जानना है, देखिए ये कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ एक आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ आपने कुछ ना कुछ टूल अपना के, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आपने एंट्री की है। ठीक है, तो ये मंथली कैंडल से हट के हम लोग आएंगे वीकली कैंडल में। और कभी भी आपको अगर एक ग्रीन कैंडल के आगे वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल मींस, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, वीकली कैंडल्स है, ये एक एक कैंडल क्या है, एक एक हफ्ते दिखा रहा है। तो जब भी आपको एक वीकली कैंडल के अगली वाली वीकली कैंडल पिछले वाले को ब्रेक करती हुई दिखे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो कभी कभी होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग मान के चलते हैं कि ये एक रिवर्सल हो चुका है। लेकिन वो तभी मानते हैं जब जो कैंडल्स है वो ऊपर की तरफ चल रहा हो। जब अप ट्रेंड का मार्केट होता है ना, उसमें थोड़ी बहुत फॉल आती है, फिर कहीं मूविंग एवरेज वगैरह से टच करके 2 बार कैंडल्स ऊपर जाने लगते हैं। इस कंडीशन में ये लॉजिक अपनाया जाता है। इस कंडीशन में नहीं जिसमें मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है, तो इसमें ये काम नहीं करता। तो इसलिए आप इस लॉजिक को इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, तो मैं इसलिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जैसे मार्केट भागने वाला होता है, भागने वाला का क्या मतलब है, देखिए जैसे जैसे ये जो मार्केट था, ये जो पैटर्न था ना, ये इसको बोल सकते हैं यहाँ तक जो था ये भागने वाला मार्केट था। तो इसमें अगर कभी आपको लगे कि हाँ मार्केट कितना गिर सकता है, कहाँ से मैं ले सकता हूँ, जैसे ये जोन था, सॉरी ये जो जोन था, इस जोन में देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सीधा वीकली में आपको आ जाना है, वीकली कैंडल वाले चार्ट में, और फिर उसमें आपको देखना है कि एक कैंडल के बाद अगला कैंडल पिछले कैंडल को ब्रेक करना चाहिए और नीचे वॉल्यूम्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है, इस तरह के गिरते हुए मार्केट में ये अप्लाई नहीं होती है। तो बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, इसी को लर्निंग्स बोलते हैं। इसलिए बोलता हूँ आपकी लर्निंग्स बढ़ाओ, आपकी नॉलेज बढ़ाओ, और उसके बाद ही हैवी क्वांटिटीज के बारे में सोचना। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं इसके चार्ट पे। अब बेसिकली मैंने बोल दिया आपको कि एक लेवल तो ये है जिसको बहुत मजा आता है रिस्क लेने में, वो पहला रिस्क यहाँ पे शायद ले रहा होगा। दूसरा जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसमें फाइनल लेवल कंसिडरेशन लाइक एवरेजिंग के लिए, वो होगा
2875 के नीचे, 2875 के नीचे जब ये जाएगा तब मैं जाके इसमें एक फाइनल एवरेजिंग शायद करूंगा और भूल जाऊंगा। अगर मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईआई की इंक्रीज नहीं दिखती उनके स्टेक्स में तो मैं ये चीज नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर आप चाहोगे कि आप भी मेरे जैसे ही फॉलो करो, वेट करो 2875 का, तो हो सकता है कि ये यहाँ से ही पलट जाए, आपको कभी 2875 मिले भी ना। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बॉस। तो किसी भी चीज में, किसी भी सिचुएशन में डिसीजन अपने मन से लेना, मुझे या किसी और यूट्यूबर को या किसी भी एनालिस्ट को ब्लेम मत करना, डिसीजन खुद लेना। अगला स्टॉक है सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। बेसिकली ये स्टॉक जो है, सनोफी करके ये कंपनी है, उससे अलग होके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो जो सनोफी में प्रॉफिट वगैरह आता था वो इसी स्टॉक की वजह से आता था और इसको अलग कर दिया अब उन्होंने। तो जिनके पास भी पहले सनोफी था उनके पास सनोफी कंज्यूमर अपने आप ही आ गया और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में आ गया। जैसे मेरे पास तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में आ गया था। जैसे अभी भी इतना गिरने के बाद भी 700% के आसपास का प्रॉफिट है मेरे पास, तो वो सनोफी के अलग होने की वजह से हुआ। और सनोफी में कितना बच गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर इसमें मेरे पास 700% का प्रॉफिट है तो सनोफी में सिर्फ 7% का प्रॉफिट रह गया। ठीक है, इतना डिफरेंस आया। तो ये बस आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, अगर इनकेस आपके पास ये है तो इसी रीज़न से होगा, आपने इसे अलग से बाय नहीं किया होगा। लेकिन अलग से बाय करने लायक कंपनी है तो यही है। ठीक है, सनोफी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, उससे बेटर ऑप्शन सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड है। अब देखिए इसमें मार्केट कैप चेक करेंगे तो मार्केट कैप ऑब्वियसली ज़्यादा है। स्टॉक का पी जो है अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन आसपास ही है। डेट फ्री कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, बाकी सब कुछ भी इसमें देखने में अच्छा है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज ऑब्वियसली रिसेंटली अलग हुई कंपनी है। तो क्वार्टरली डेटा में आपको दिख जाएगा कि एफआईआई ने अपना स्टेक तो कंटिन्यूअसली कम किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले जो हैं इसमें कंटिन्यूअसली अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहाँ से खींच रहे हैं? पब्लिक से खींच रहे हैं। ठीक है, एफआईआई से भी ले रहे हैं और पब्लिक से भी ले रहे हैं। तो जब पब्लिक से ले रहे हैं उससे ही मेरे को मतलब है। पब्लिक से अगर एफआईआई ले, डीआईआई ले या प्रमोटर ले, मेरे लिए वो पॉजिटिव होता है। ओके, अब उसके अलावा यहाँ पे आपको पीई रेशियो वगैरह में कुछ देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी टाइम लगेगा ज़्यादा डेटा आने में। चार्ट देखेंगे तो चार्ट ऑब्वियसली जब से आया है तब से ऊपर नीचे ही कर रहा है, मोस्टली नीचे ही गया है। और अभी ये जिस लेवल्स के आसपास घूम रहा है ये पहला सपोर्ट लेवल हो सकता है और इसको ब्रेक अगर कर देगा तब मैं इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर ब्रेक नहीं करता तो ये जो प्रेजेंट लेवल के आसपास जो ये घूम रहा है इसी रेंज में, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसी रेंज में कहीं पे इसमें पहला सपोर्ट मुझे पर्सनली दिख रहा है। बाकी अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ में आएंगे तो ये सब चीजें आप इग्नोर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इन सब चीजों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगला स्टॉक एक केमिकल कंपनी है अतुल लिमिटेड। पुराने जो काफी पहले से मार्केट में इन्वेस्टर्स होंगे उनको मालूम होगा इसके बारे में, नए इन्वेस्टर्स शायद न जानते हो ज़्यादा। तो इसकी वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स वगैरह क्या ये करती है। बाकी मार्केट कैप 16,000 करोड़ से ऊपर का है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से ऊपर ही चल रहा है अभी भी। तो जो इसमें गिरावट हो रही है वो गिरावट कंटिन्यू रहने के चांसेस इसकी वजह से देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद और गिर सकता है ये। डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है, आरओसी आरओई कोई खास नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 45% है और इसमें लगभग 1% के आसपास इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर 5% से कम प्लेजिंग है तो ओके है, चलता है अपने को। मेनली ये डेट फ्री कंपनी है तो इस बात को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बाद में शायद ये ठीक कर लें इसे। ओके, अब इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाके चेक करेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि प्रमोटर्स तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन एफआईआई खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं? डीआईआई से। ठीक है, ओवरऑल पब्लिक कुछ भी नहीं कर रही, पब्लिक वहीं कांस्टेंट है। पहले के डेटा से चेक करेंगे तो पब्लिक का स्टेक जो है कम हुआ है। तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रल काइंड ऑफ सिचुएशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक बार इसके अगर डेटा चेक कर लें तो सीएजीआर बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, प्रॉफिट एंड सेल्स भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसमें क्या है, इग्नोर किया जा सकता है बेसिकली। देखिए लॉन्ग टाइम का इसका अगर चार्ट देखेंगे तो ऊपर जाता हुआ है, लेकिन ये खाली चार्ट में ही ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा हैवी शायद प्रॉफिट ये आपको बना के ना दे अभी के टाइम में, अभी की फंडामेंटल्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसे क्या है, आप अगर आप मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखोगे तो तब तो आपको दिखेगा कि इसने 25,000% का प्रॉफिट बना के दिया है, जो कि इसने दिया है रियल में। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसकी रिसेंट सिचुएशन से चेक करना है कि इसमें क्या है। ओके, तो रिसेंट सिचुएशन में ये है कि 5 साल का हम लोग इसे चार्ट कर देते हैं। हम ये देखिए यहाँ पे आपको इसकी सच्चाई दिख जा रही है।
कि यहाँ पे जो ये भागा था यहीं इसका अंत हो गया, वहाँ से फिर ये कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है बहुत ही लंबे टाइम से। मतलब मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इसका करेक्शन बहुत पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको जब तक ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ, तब तक इसमें कोई रिवर्सल के चांसेस जैसा फील नहीं हो रहा। अगर किसी के पास इसकी होल्डिंग होगी तो वो काइंड ऑफ अटके हुए ही होंगे। तो इस 5 साल के ड्यूरेशन में जहां निफ्टी ने 164% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पे अतुल ने सिर्फ 41% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो 5 साल के डेटा में जब ये रिस्की दिखाई दे रहा है तो हम लोग को थोड़ा संभल के चलना चाहिए या तो दूर रहना चाहिए। फिर भी अगर बाय चांस ये आपको 3800 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दोबारा हम लोग बना लेंगे और देखेंगे अगर कुछ पॉजिटिव हमको दिखाई देता है इसमें एंट्री करके रिस्क लेने के लिए, तो आगे वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं इसे इग्नोर करके ही चल रहा हूँ। 3800 का अलर्ट लगा के हम लोग रख सकते हैं। इसको जब ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो जस्ट रिस्क लेने के लिए छोटे मोटे अमाउंट के साथ हम लोग इसे लेके भूल सकते हैं। अब आ जाते हैं विप्रो लिमिटेड के ऊपर। इसमें भी अराउंड आधे % की गिरावट है आज। पीई अभी भी इसका जो है इंडस्ट्री पीई से नीचे है। थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी दे रही है, प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग अच्छी है, फिनेंशियल्स अच्छे हैं। पब्लिक का स्टेक जो है कुछ पॉइंट्स में यहाँ कम हुआ है, इधर भी कम हुआ था। तो ओवरऑल देखने में पॉजिटिव ही लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्टेक्स कम ज़्यादा नहीं हुए हैं तो न्यूट्रल भी इसे बोल सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड ये है। ओके, अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आके चेक करेंगे तो आपको रिटर्न्स कोई खास नहीं दिखाई देते। तो जब खास नहीं दिखाई देते तो सिर्फ इसके नाम से ही नहीं जाना है। जब भी इसमें फॉल बहुत अच्छा नहीं होता तब तक हम लोग इसमें एंट्री ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रिटर्न बना के ये आपको खास कुछ देने वाला है नहीं। ओके, पी रेशियो भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ईपीएस तो ठीक ठाक, लेकिन पी जो है अभी मीडियन से ऊपर चल रहा है। तो इस तरह के पी जब आपको दिखाई देना मीडियन से नीचे, इतना खास नीचे जब दिखाई देगा तो उस टाइम में देखना प्राइस वगैरह आपको अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से तो मैं इसे इग्नोर करने वाला हूँ। अगर मैं इसे कंसिडर करना चाहूँगा इसी साल तो कम से कम 200 के नीचे जब तक ये नहीं जाता, आई मीन यहाँ से नीचे जब तक ये नहीं जाता तब तक मैं इसे डिस्कशन के लिए ओपन नहीं करूँगा। कंसिडर करने के बाद में, पहले मैं डिस्कस ही इसे बाद में करूँगा जब तक ये 200 के नीचे जाना शुरू नहीं करता। अगली कंपनी जो आज के दिन -0.33 में है वो है टीआई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें हमने एंट्री की थी कुछ दिन पहले ही, मैंने आपको बता भी दिया था वीडियो में भी और टेलीग्राम पे भी। रीजंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है। स्टॉक का पीई भले अपने इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ वर्थ है। ये कंपनी इतनी अच्छी है कि ये अपना पीई मेंटेन करके चलती है। आरओई देखेंगे आप, अच्छा है। यहाँ पे पब्लिक ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है जो कि मेरे हिसाब से नेगेटिव होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर अपना स्टेक कुछ थोड़ा बहुत कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एफआईआई और डीआईआई के पास बहुत बड़ा स्टेक है। इनफैक्ट यहाँ पे देखेंगे तो डीआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया ही है, ठीक है। तो सीइंग इट्स बिजनेस, इसका मैनेजमेंट, सब कुछ देखने के बाद और प्लस ये स्टॉक जितना ज़्यादा नीचे गिरा है वो सब कंसिडर करने के बाद मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। और अभी 1 महीना भी होने वाला नहीं है और 17% हम लोग अभी प्रॉफिट में हैं इसमें। बाकी इसका अगर CAGR देखेंगे, प्रॉफिट सेल्स सब देखेंगे, बहुत अच्छा दिखाई देगा। चार्ट देखेंगे तो बहुत लाजवाब दिखाई देगा। पीई रेशियो देखेंगे, ये हम लोग एक बार 5 साल का कर लेते हैं। पीई रेशियो जो है, आपको ईपीएस कुछ खास बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए हमको इसमें मौका मिला है, राइट। और मीडियन यहाँ पर है, मीडियन के जस्ट आसपास में ही इसका जो है पीई चल रहा है। तो और नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा ये हमको नहीं पता, लेकिन कंपनी अच्छी है ये हमको पता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में लेवल्स एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ये बिल्कुल बॉटम में इसमें एंट्री की है। अब यही बॉटम रह जाएगा या यहाँ से ये और नीचे गिरेगा, तो और नीचे गिरने के लिए इसको कुछ ना कुछ रीजंस चाहिए, जो कि मुझे मार्केट में फिलहाल अभी कुछ नहीं दिखा है। थोड़े बहुत रीजंस है, वो सब इग्नोर करने वाली बातें हैं, टेम्पररी रीजंस है। बाकी अगर और गिरता है तो मैं और एवरेजिंग करूंगा कौन से लेवल्स पे, वो जब नीचे गिरने वाला होगा तब मैं बताऊंगा। अदरवाइज अभी तो मैं यही होप करके चल रहा हूँ कि ये यहाँ से ना गिरे और ऊपर ही जाता रहे, भले कंसोलिडेट कर ले लेकिन नीचे ना गिरे। अगली कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इनफैक्ट बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला स्टॉक है। तो जनरली ये गिरता नहीं था और इस बार गिरा है थोड़ा बहुत, तो हमने इसमें एंट्री करने की कोशिश की। स्टॉक का पीई देख सकते हैं अपने इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तो जो भी अच्छे वाले स्टॉक्स होंगे वो थोड़ा आपको महंगे में दिखेंगे ही हमेशा। डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी दे रही है,
आरओसी आरओई अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग जो है 46 पॉइंट समथिंग परसेंट की है। बाकी किसके पास है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईआई और डीआईए के पास है। पब्लिक के पास कितनी है, मात्र 8%, वो भी क्या है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको CAGR एवरेज से थोड़ा बेटर और प्रॉफिट एंड सेल्स तो बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। इसीलिए अगर आप इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट भी देखेंगे तो हमेशा ऊपर जाने वाली ये कंपनी है। तो जब भी करेक्शंस वगैरह आपको दिखाई देते हैं तो उसमें एंट्री के चांसेस ढूंढे जा सकते हैं। अब थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 5 साल का ही हम लोग चार्ट देखते हैं तो अच्छा खासा करेक्शन एक हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेवल्स वगैरह मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले पी रेशियो देख लेते हैं। तो पी रेशियो में क्या दिख रहा है, बहुत ही अच्छा, ईपीएस बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है, मीडियन के बहुत नीचे पीई है। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, तो इसमें जो पहला लेवल था मेरे हिसाब से कंसिडर करने वाला, जो मैं इसे था, वो था 29-25 के आसपास। इससे थोड़ा सा ऊपर से ही ये पलट गया। ओके, तो अब ये वापस नीचे आएगा या नहीं आएगा, इसके चांसेस नीचे आने के थोड़े कम होते हैं। ठीक है, जिस तरह का ये स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो अब ये यहाँ से और नीचे गिरेगा, इसके चांसेस थोड़े से कम मुझे लग रहे हैं। मतलब इमोशनल वाइज बोल रहा हूँ, कोई लॉजिकल नहीं है, इमोशनल वाइज बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे ये स्टॉक गिरता नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस गिर गया तो मैं 29-25 पे इसमें बाइंग करूँगा। ओके, अगर किस्मत बहुत अच्छी रही और इससे भी ये नीचे गिरता है तो मैं 2300 पे दोबारा बाइंग करूंगा। ये मेरी प्लानिंग है। ठीक है, आपकी क्या प्लानिंग है, आपके पास ये स्टॉक है या नहीं? अगर नहीं है तो कौन से लेवल पे आप लेना चाहते हो, अगर है तो कौन से लेवल पे एवरेजिंग करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अगला स्टॉक है IKS, इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस। मैंने इसके बारे में बताया था कि मैंने इसमें थोड़ी सी स्टेक ली है अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही, और अराउंड 3% का ही प्रॉफिट अभी मुझे दिखा रहा है। आज के दिन ये गिरा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही माइनर सी गिरावट है इसमें। तो गिरावट का रीज़न हमको नहीं मिला था उस दिन जिस दिन मैंने इसे बाय किया था, लेकिन उसके बाद में जेफरीज वगैरह के कुछ कॉलिंग्स आए थे कि इसमें जो है गिरावट के तो नहीं लेकिन होल्ड करने के उन्होंने कॉल्स दिए थे, और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसमें ग्रोथ जो है कुछ सालों के लिए या कुछ क्वार्टर्स के लिए ना दिखाई दे। तो मुझे कुछ खास ऐसा परमानेंट टाइप का इशू नहीं लगा, इसीलिए मैं इसे अभी कंटिन्यू होल्ड करने वाला हूँ। एवरेजिंग मैं शायद इस साल इसमें और ना करूँ। ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट पॉसिबल लेवल पे मुझे ये समझ में आया, इसीलिए मैंने इसमें ले लिया। डेट जो है इसमें ज़्यादा है, ये चीज़ आप याद रखना, लेकिन डेट के बारे में हमने ये देखा था कि यहाँ इंटरेस्ट वगैरह जो है उससे ज़्यादा इसका प्रॉफिट निकल के आता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात ये है नहीं। और बाकी इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें FIDA के पास होल्डिंग है, पब्लिक से ज़्यादा होती तो बहुत अच्छा होता। तो प्योर रिस्क के नाम पे ही हमने इसे लिया है, बाकी और तो कुछ यहाँ देखने लायक है नहीं। पी रेशियो में भी आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, बस यही है कि EPS ठीक है और मीडियन के नीचे इसका PE है, तो ये हम कंसिडर नहीं करते। जब 1-2 ही कैंडल हमारे पास होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग इसे कंसिडर नहीं करते। ठीक है, बाकी और इससे ज़्यादा इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। आपने खरीदा है या नहीं, आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अगला स्टॉक है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये स्टॉक कुछ टाइम पहले तक कुछ यूट्यूबर्स के चैनल पे रेगुलरली डिस्कस होता था, अब कोई डिस्कस नहीं करता इसे। तो मुझे लगता है कि शायद कई सारे लोगों के पास ये स्टॉक होगा। बहुत छोटा स्टॉक भी नहीं है, ऑब्वियसली फाइनेंस का स्टॉक है, तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का PE अपने इंडस्ट्री PE के आसपास ही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा है। डिविडेंड कंपनी देती है अच्छा खासा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक नेगेटिविटी दिखेगी आपको कि प्रमोटर जो है अपना स्टेक कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा FII और DI के पास काफ़ी अच्छा स्टेक है। ये दोनों जो है अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक ने भी कुछ पॉइंट्स में अपना स्टेक बढ़ाया है, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये पॉजिटिव ही है, या तो न्यूट्रल नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। ठीक है, इससे हटके अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे CAGR तो ऑब्वियसली क्या ही बनेंगे, क्योंकि गिरा ही है हमेशा। प्रॉफिट सेल्स ये दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब इसके चार्ट में आके हम लोग देखेंगे तो चार्ट का तो बिल्कुल मैगी बना हुआ है, तो इसमें आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। PE रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं। तो PE रेशियो में EPS बड़े अच्छे से ऊपर जा रहा है, मीडियन के नीचे PE आ रहा है। ठीक है, इसे 5 साल का करके देखेंगे तो भी आपको वही दिखेगा, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो मुझे पर्सनली ये कंपनी जो है 2022 के साल में 230 रुपए पे अट्रैक्टिव लगी थी, वहां पे मैंने इसमें एंट्री नहीं की।
जो कि मुझे कर लेनी चाहिए थी। ये जो आपको दिख रहा है बॉटम बिल्कुल 230, देखिए ये 240 आपको दिख रहा है। सोचिए इसमें नीचे जो विक बना था उसके पास में कहीं पे ये मेरा जो टारगेट था लगा हुआ था, लेकिन मैंने इसमें बाइंग नहीं की। नई कंपनी है और बहुत कुछ इसमें डेटा था नहीं उस टाइम तक, तो इसीलिए मैंने इसे इग्नोर किया हुआ था। देखिए अब अगर इसे मुझे दोबारा कंसिडर करना है इस साल, तो मैं 250 के नीचे जाने पर ही इसे दोबारा कंसिडर कर पाऊंगा। अदरवाइज टेक्निकली मुझे ये थोड़ा समझ में आ नहीं रहा। कंपनी अच्छी लग रही है फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा घिच पैच हो गया है इसमें। ठीक है, तो जब ये 250 के नीचे दोबारा आएगा तो मैं इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी ले लूंगा, अदरवाइज मैं इस स्टॉक को फिलहाल इग्नोर करूंगा। तो गाइज यही सारे स्टॉक्स थे जो कि अभी आज के दिन थोड़े बहुत नेगेटिव में दिखाई दिए हैं, इतने पॉजिटिव मार्केट होने के बावजूद। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे ही स्टॉक्स खराब हैं या इन सारे ही स्टॉक्स में मौके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जनरली डिस्कस किया है। आपके कुछ थॉट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। अभी कुछ और मेजर स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस वगैरह, ऐसे आईटी वाले ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे मेजर स्टॉक्स हैं जो वो सारे भी आज गिरे हैं और इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आगे वाले वीडियोस में उनको ऐड करने के बारे में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो।